यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। एंड सर, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यस, इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं लेटेस्ट सर्कुलर्स, इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स इश्यूड बाय द सीबीआईसी एप्लीकेबल अंडर जीएसटी, एप्लीकेबल फॉर September 25 एग्जाम्स, जनवरी 26 एग्जाम्स एंड ऑब्वियसली उसके बाद के एग्जाम्स May 26 या उसके बाद में अगर आपके एग्जाम्स है तो दीज सर्कुलर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो दोस्तों आइए, सर लेटेस्ट सेलेक्टेड सर्कुलर्स इशूड अंडर जीएसटी, ये मैंने आपके लिए जो नोट्स रेडी किए हैं ये उन सर्कुलर्स का कंपाइलेशन है जो इस बार इंस्टीट्यूट ने इशू किए। एंड यस, इंस्टीट्यूट ने क्या, सीबीआईसी ने इशू किए। एंड यस, दीज आर एप्लीकेबल फॉर September 25 एग्जाम्स ऑल्सो, और ऑब्वियसली उसके बाद के एग्जाम्स के लिए तो एप्लीकेबल है ही है। ओके दोस्तों, तो अगर आपके एग्जाम September 25 में है या जनवरी 26 है या May 26 है तो ध्यान देना बेटा, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पीडीएफ नोट्स आपको, ये सर्कुलर्स कहाँ मिलने वाले हैं। अगर आपके पास अपना सीए फाइनल का मेन बुक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग बुक, या आपके पास सीए फाइनल की अपनी समरी बुक है, या दोनों है, तो ऐसे केस में आपको जो मैंने जीएसटी जहां खत्म हो रहा अपने पोर्शन, वहां पे लेटेस्ट सेलेक्टेड सर्कुलर नाम का एक चैप्टर दे रखा है, उसमें आपको ये सर्कुलर्स मिल जाएंगे। उसमें आगे जो सर्कुलर्स है वो मैंने जो इससे पहले वाले इससे मतलब 31 अक्टूबर तक के जो सर्कुलर इशू हो गए थे वो उसमें कवर किए थे। उसके बाद वाले सर्कुलर्स ये सारे रहे, ये नए सर्कुलर्स है जो अभी लेटेस्ट इशू है आपके एग्जाम्स के लिए जो रिलेवेंट होंगे बेटा। ओके सर, अब दोस्तों यहां पर सर ये जो सर्कुलर्स हम पढ़ने वाले हैं इसको ध्यान से देखना। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है सर हम तो केवल आपका हमारा हमने पहले बेच लिया था या पहले बुक्स ली थी, अभी हमारे पास नई वाली बुक्स आपकी नहीं है, या हो सकता है आपने मेरे से नहीं पढ़ाई करी और आप ये वाला लेक्चर देख रहे हो। तो ऐसे केस में ये जो पीडीएफ फाइल है ये मैंने अपने वेबसाइट ymconcepts.com के फ्री रिसोर्सेज में अपलोड किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्लस ये जो फाइल आप देख रहे हो बेटा, इसके अंदर मैंने एक चीज और करी है आपके लिए, हर सर्कुलर जो मैंने यहां इंसर्ट किया है सर उसका कंटेंट तो मैंने यहां लिखा है, मेन बुक और समरी बुक में सेम मिलेगा आपको, पर साथ में मैंने सर क्विक रिवीजन के लिए सर अपनी जो चार्ट बुक के अंदर जो मैं कंटेंट लिखता हूं बहुत क्रिस्प करके, बहुत ही शॉर्ट करके, सो दैट उसको आप क्विक रिवाइज कर पाए, वो रिलेवेंट पोर्शन हर सर्कुलर का भी मैंने यहां इंसर्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर हम पढ़ रहे हैं पूरा, इसको रिवाइज करना आपको इतना पढ़ लिया आपका काम हो गया ऐसा मुझे लगता है। क्लियर? तो मैंने क्या किया है, हर सर्कुलर यहां दिया है, साथ में उसका सर जो मैंने चार्ट बुक में इंसर्ट किया था वो भी क्विक रिवीजन के लिए यहां मैंने इंसर्ट कर दिया है, सो दैट यू कैन क्विकली रिवाइज द कंटेंट फ्रॉम हियर ओनली। ओके, तो सर वैसे मैं आपको बताता हूं, अपना जो सीए इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल हो, उसका जो चार्ट बुक है उसमें मैंने हर टॉपिक को ऐसे ही किया है सर, पूरे टॉपिक को क्रिस्प मैंने सर करके पूरे चार्ट बुक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, सो दैट आप उसको क्विकली रिवाइज कर पाओ बिफोर द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स। क्लियर? पर यहां सर्कुलर के लिए मैंने क्या किया है, ये सर्कुलर पढ़ाते वक्त आपके लिए मैंने जस्ट रेडी रेफरेंस के लिए, हो सकता है आपके पास चार्ट बुक नहीं हो, इसलिए मैंने यहीं पर उसका क्रिस्प जो था वो यहां लिख दिया, सो दैट यू कैन क्विकली एंड इफेक्टिवली रिवाइज द सर्कुलर बिफोर गोइंग टू द एग्जाम्स। आइए बच्चों, सर हम शुरू करते हैं। ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, और हाँ सर बहुत सारे स्टूडेंट जिनका एग्जाम September 25 में है वो पूछते हैं क्या ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। यस सर, आपके लिए जितने भी अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव अप टिल 28 February 2025 आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। और यस, इसमें जो सर्कुलर हम पढ़ रहे हैं वो 28 फरवरी 2025 या उससे पहले ही इशू हुए सारे बेटा। ओके, सो दीज आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर September 25 एग्जाम्स। जनवरी 26 में है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, जनवरी May 26 में है उनके लिए भी एप्लीकेबल है बेटा। आइए बच्चों, सर अब हम शुरू करते हैं क्या, लेटेस्ट सेलेक्टेड सर्कुलर जो अभी अभी इशू है बाय द सीबीआईसी एंड रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अच्छा एक बात और लास्ट कहूंगा आपको, सर्कुलर क्यों इशू होते हैं एंड व्हाई आई से दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पस। सर्कुलर क्यों इशू होते हैं, सर्कुलर्स आर मेयर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट, कि अगर कोई इशू पे डिस्प्यूट चल रहा है इंडस्ट्री में, डिपार्टमेंट कुछ और बोल रहा है, एसएससी कुछ और बोल रहा है, इंडस्ट्री वाले कुछ और बोल रहे हैं, अब साहब क्लैरिटी नहीं है लॉ को लेके, इंटरप्रिटेशन को लेके, तो वहां पर इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट पर डिपार्टमेंट क्या करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं लॉ को अप्लाई करके। सो दीज आर अ काइंड ऑफ हॉट बर्निंग इश्यूज जो डिपार्टमेंट ने रिजोल्व किए थ्रू सर्कुलर्स। इसलिए मुझे लगता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये मार्केट के हॉट बर्निंग इश्यूज है, ये एग्जामिनेशन में आने के बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस, बहुत ब्राइट चांसेस रखते हैं बेटा। तो सर चलिए ये बातें होगी ज्ञान वाली, अब शुरू करते हैं क्या सर पढ़ाई एक्चुअली सर्कुलर्स की। सर चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सर्कुलर क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ आईटीसी अवेल्ड बाय ईसीओ
electronic commerce operator where services specified under section number 95 are supplied through their platform. सर इसमें मैं तुम्हें मुद्दा समझाता हूं और उसका मैं आपको क्लेरिफिकेशन भी समझाता हूं बच्चों. सबसे पहला सिंपल सा पॉइंट ये है कि सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 क्या कहता है बेटा? गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है. स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, हाँ है ना भाई, बुक माई सॉरी अरे भाई goibibo.com, macmatrip.com, यस या नो? सरकार, अर्बन कंपनी. तो सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है और नोटिफाई करके बोल सकता है कि इन नोटिफाइड सर्विसेज को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया है तो ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज और सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ईसीओ पे लगेंगे. ओके मालिक. सर अब इसमें सर एक एग्जांपल लीजिए, रेस्टोरेंट सर्विसेज. हम ऑलरेडी सर्कुलर पढ़ चुके, उसका रेफरेंस भी इसमें दिया है. सर पॉइंट नंबर 1, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस हो गया, होटल अकोमोडेशन सर्विस हो गया. अब जहां पर सेक्शन नंबर 95 लगता है वहां पर ईसीओ इज लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. पर जब ईसीओ इन सप्लाईज पे टैक्स पे करेगा तो टैक्स पे करने के लिए ईसीओ कैन नॉट यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट. मतलब फॉर पेइंग द लायबिलिटी ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 95 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को अपना कैश लेजर ही यूज करना पड़ेगा फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स. ECO cannot utilize the input tax credit for making payment of liability under section number 95. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर जब हमने रेस्टोरेंट वाला सर्कुलर पढ़ा था बेटा. सेकंड बात, तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ECO खुद की सर्विसेज नहीं दे रहा है क्या कुछ? ध्यान दीजिए, whenever ECOs are made liable under section 95 तो they are treated as supplier of services from two angles. उनकी दो सप्लाईज है यार, उनका बिजनेस समझिए आप. फर्स्ट सप्लाई इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 95 फॉर विच ही इज लायबल टू पे टैक्स एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ द सेट सर्विस. ऐसा माना गया जाएगा कि वो सप्लायर है. पर सर ईसीओ खुद भी तो अपनी सर्विसेज दे रहा है. अरे अपना कमीशन, अपनी सर्विस फीस, अपनी प्लेटफॉर्म फी चार्ज करता है ना वो लोगों से, हाँ है ना भाई? ये उसका मेन बिजनेस ही वही है ना यार. तो सेकंड काम क्या है जो मेन उसका अर्निंग है? Supply of his own services by providing his electronic platform for which he charges platform fee or commission etc. from the platform users. आज भाई टैक्सी वालों ने सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी थ्रू ओला, उबर. तो टैक्सी वालों का जो रेवेन्यू है उसके लिए सप्लायर माना गया कौन? ईसीओ टैक्स पे करेगा और वो जो टैक्स है वो कैश में ही पे करेगा. दैट कैन नॉट बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. पर जो खुद का कमीशन है, खुद की प्लेटफॉर्म फी है, वो तो खुद की आउटवर्ड सप्लाई है ना यार. अब खुद की आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए आज ओला, उबर ने मार्केटिंग सर्विसेज ली, ऑडिटिंग सर्विसेज ली, सर कई सारे इनपुट परचेज किए, कई सारे कैपिटल गुड्स परचेज किए, कई सारे इनपुट सर्विस परचेज करी, उन सब के परचेज पे जीएसटी पे किया. और सर आप मुझे बताओ वो सब क्यों पे किया? ताकि वो प्लेटफॉर्म फी, अपना कमीशन, अपना सर इनकम कमा पाए. यू टेल मी सर, इनको 10 का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा सर. तो इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इट्स ओन सर्विसेज, है ना, उसके लिए उसको आईटीसी मिलेगा सर. और वो आईटीसी यूज करेगा फॉर पेइंग लायबिलिटी ऑफ हिज ओन सर्विसेज. बट ही कैन नॉट यूटिलाइज द आईटीसी टू पे द लायबिलिटी अंडर सेक्शन 95. पर इसका मतलब ये थोड़े कि सर उसके जो इनपुट से इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स है, उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि 95 के लिए ही कैन नॉट यूटिलाइज द आईटीसी. तो 95 में जो उसकी लायबिलिटी आई है सर, तो ये बोल देंगे कि वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है? नो बॉस, उसने इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स जो परचेज किए हैं वो किसके लिए परचेज किए? ताकि वो अपनी खुद की सर्विसेज दे पाए. उसकी खुद की सर्विस कौन सी? सर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली सर्विस. सो पूरा आईटीसी मिलेगा, कोई रिवर्सल नहीं करना है. वो तो ठीक है, रेस्टोरेंट वाले, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले, इन सब की लायबिलिटी को पे करने के लिए लायबल ईसीओ को कर दिया. इसका मतलब ये नहीं है कि 2000 एग्जाम सप्लाईज उसके लिए प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा. पूरा आईटीसी मिलेगा, बस वो आईटीसी यूज कर पाएगा अपनी खुद की सर्विस की लायबिलिटी पे करने के लिए. सर 95 की लायबिलिटी पे करने के लिए उसको कैश लेजर ही यूज करना है. दैट्स इट. क्लियर? सिंपल लॉजिकल बेटा, हाँ ना भाई? यस, ये पूरा पॉइंट खत्म होता है. अब देखिए सर, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया, प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ. अब इसको क्विक रिवाइज करना है आपको. देखिए कमाल, पढ़िए. ECO required to pay tax under section 95 is making supplies under two counts.
फर्स्ट, सप्लाई इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 95, पे फुल लायबिलिटी थ्रू कैश लेजर ओनली, एंड सेकेंड, सप्लाई ऑफ his own services by providing his e-platform for which he charges platform fee or commission etc. ITC can be availed and utilized for paying this liability. कितना शॉर्ट में सिंपल में मैंने लिख दिया आपके लिए बेटा. एंड फर्दर, ECO who is liable to pay tax under section 95 is not required to reverse the ITC on his inputs and input services proportionately under section number 17(1) और 17(2) to the extent of supplies made under section number 95. उसको सर 95 वाली liability पे करने के लिए नो डाउट ITC यूज नहीं कर सकता है, that has to be paid in cash only, पर it doesn't mean कि वो exempt supply है. इसलिए कोई proportionate ITC under section number 17(1) और 17(2), याद है रूल नंबर 42 43 वाला क्रेडिट रिवर्सल कुछ भी नहीं करना उसको बेटा. क्लियर? डन. समझा आप मेरी बात? ओके, परफेक्ट, डन. आइए सरकार, सर्कुलर नंबर 2, क्लेरिफिकेशन ऑन अवेलेबल. और हाँ भाई, समझ में आ रहा है सरकार? अगर माहौल बन रहा है तो सर ध्यान देना, ये लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया आप सबके लिए, इसको लाइक किए बिना कहीं जाने का नहीं, कमेंट में आना चाहिए कि मजा आया कि नहीं आया भाई, तभी तो हमको बूस्ट मिलेगा, तभी तो हमको मोटिवेशन मिलेगा. यस, कि आप लोगों के लिए इस तरह की यूजफुल कंटेंट हम यूट्यूब पे डालते रहे और आप सबको फायदा मिलता रहे. ओके, आइए, क्लेरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ITC एज पर सेक्शन नंबर 16(2)(b in respect of goods which have been delivered by the supplier at his place of business under X works contract. बहुत ही सुंदर सर्कुलर एंड मुझे बहुत अच्छा सर्कुलर लगता है बेटा. ये इंडस्ट्री के बहुत 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 काम का सर्कुलर है, एंड सिंस बहुत काम का है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा एग्जाम्स के लिए बेटा. ओके सर, सारी इंडस्ट्री में बहुत इफेक्ट आएगा, इसका ध्यान रखना. एक्स वर्क्स बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कस्टमर जो होता है उसको ITC कब मिलता है? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. पहले मैं आपके सामने पूरा सिचुएशन क्रिएट करता हूं. ये सारे सिचुएशन जो मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं ये सब मैंने यहां पे एक्सप्लेन करी हुई बेटा. 2 ऑप्शन है, यहां से रीड कर करके याद करे, नहीं सर इसको प्रैक्टिकली समझ के सर अपने दिल में उतार ले, अपने आप आंसर आएंगे सर. आइए मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा. एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? आपको पता है, मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है आपको बेटा. एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है मालिक, कि जो सप्लायर है उसकी फैक्ट्री गेट पे ही या उसका जो गोडाउन है या उसका जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है वहीं पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, उसका रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप वहीं पे खत्म. इसके बाद कस्टमर की जिम्मेदारी है अब वो खुद ले जाए, वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू ले जाए, कैसे भी ले जाए. रास्ते में लॉस हो गया सर, गुड्स घूम गया, चोरी हो गया, सप्लायर की कोई जिम्मेदारी नहीं. सप्लायर ने तो अपनी फैक्ट्री गेट पे ही वर्क्स, अपना जो वर्क्स प्लेस है वहीं पे ओनरशिप ट्रांसफर कर दी. हाँ ना भाई, दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. तो सर ऑटोमोबाइल सेक्टर के इसमें एग्जांपल ले रखा है, पर एट द सेम टाइम इस सर्कुलर ने बोला कि दिस इज अ सर्कुलर विच इज एप्लीकेबल इन एवरी इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन ऑटोमोबाइल सेक्टर. मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल लेके चलता हूं सो दैट आपको जल्दी समझ में आएगा बेटा. अब सर ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरर है, क्या बनाता है बेटा वो? कार, बाइक. अब ये लोग क्या करते हैं, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डीलर्स होते हैं, उनको जब कार सप्लाई करते हैं तब एक्स वर्क्स बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब इनका रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप अपनी फैक्ट्री गेट पे ही खत्म. अब जो कस्टमर डीलर है आपका, आपने गुड्स को हैंडओवर कर दिया एक तरह से कस्टमर को एट द फैक्ट्री गेट इटसेल्फ. अब वहां से आगे कस्टमर ले जाए, कस्टमर का रिस्क है, कस्टमर का खर्चा है, कस्टमर का ही सब कुछ है. तो ऐसे केस में सर एक तरह से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई फैक्ट्री गेट पे ही. मतलब सर अब क्वेश्चन आता है क्या, पॉइंट आता है क्या बच्चों, मान लो 14 फेब को फैक्ट्री से माल निकला. ओके, सप्लायर क्या है, गुड्स निकला. ओके, एंड रेसिपिएंट जो कस्टमर है उसके यहां पे 1 मार्च को गाड़ी पहुंची, तो गुड्स आर रिसीव्ड इन द फैक्ट्री ऑफ द या एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑन 1 मार्च. तो क्वेश्चन आता है क्या, रेसिपिएंट को ITC कब मिलेगा? तो सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 हमने पढ़ा है बेटा, उसका क्लोज नंबर B बोलता है क्या मालिक, सर रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलता है कब, याद है? सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 ITC.
सारी 6 कंडीशन पूरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा उसमें। सर क्लोज नंबर बी वाली कंडीशन, गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड, गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड तो क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन आया है क्या, सप्लायर के यहां से 14 फेब को निकल रहा है एक्स वर्क्स बेस पर, और रेसिपिएंट को फिजिकली गुड्स रिसीव हो रहा है कब, 1 मार्च को, तो क्रेडिट उसको 14 फेब को ही मिल जाना चाहिए या 1 मार्च तक उसको इंतजार करना पड़ेगा टू रिसीव, टू गेट द क्रेडिट, टू अवेल द क्रेडिट। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन इन दिस सर्कुलर। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। आंसर से मेरे को मतलब नहीं है, अभी आंसर के लिए मैंने बात नहीं करी आपसे। आई होप यू गॉट द सिचुएशन क्लियर। अब आगे बात करता हूं बेटा मैं, आप मुझे बताइए सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज में बी बोलता है क्या, गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड तो क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है क्या, सर उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है बिल टू शिप टू मॉडल वाला, दे रखा है ना भाई, कि बिल टू शिप टू के केस में अगर सप्लायर ने किसी थर्ड पर्सन को गुड्स दे दिया, किसके कहने पर, उस रेसिपिएंट के कहने पर, तो जिस दिन उस थर्ड पर्सन को गुड्स रिसीव हो जाएगा हम मान लेंगे सर रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया, एंड ऑन दैट डेट रेसिपिएंट कैन अवेल द क्रेडिट। हाँ है ना भाई, पढ़ा हम नहीं है। अच्छा ये सब बेटा, ये सब बातें यहां लिखी है ना, ये सब बातें यहां लिखी है, बिल टू शिप टू मॉडल, सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन में गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड। अब यहां से पढ़ेंगे तो क्या दिल में इतना उतरेगा नहीं गहराई से। सर आप मेरी बात को सुनिए अच्छे से, मस्त होकर मजे से समझ में आएगा। तो साहब क्वेश्चन आता है क्या, बिल टू शिप टू मॉडल के केस में होता है क्या, अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट के बिहाफ पर किसी थर्ड पर्सन को गुड्स दे दिया तो सर उस दिन मान लेंगे कि रेसिपिएंट को रिसीव हो गया, एंड द डेट रेसिपिएंट कैन अवेल द क्रेडिट। अब आप मुझे बताओ, अगर एक्स वर्क्स बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है तो हो क्या रहा है, सर जो डीलर है, ऑथराइज्ड डीलर है या जो कस्टमर है, उसने ट्रांसपोर्टर अरेंज किया है, उसने ट्रांसपोर्टर अपॉइंट किया है, ट्रांसपोर्टर जो बिल लिखेगा वो किसको लिखेगा, सर उस कस्टमर को लिखेगा, क्योंकि सर हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्स वर्क्स बेस पे है, अब आगे तुम ले जाओ, तुम्हारा काम जाने, रास्ते में लॉस हो तुमको करना है, सर ट्रांजिट इंश्योरेंस भी कराना तुमको कराना है, तुम्हारा खर्चा, हमारा खर्चा नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तुम्हारा खर्चा है, मेरा खर्चा नहीं, मैंने तो एक्स वर्क्स बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। तो एक तरह से सर बिल टू शिप टू मॉडल में अगर हम इसको फिट करना चाहे तो सर्कुलर बोलता है क्या, यस बिल टू शिप टू मॉडल में कंप्लीटली स्क्वायरली फिट होता है, और डिपार्टमेंट खुद कहता है कि अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट के कहने पर गुड्स किसी ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिए, तो सर सप्लायर में मान लो रेसिपिएंट आपके कहने पे मैंने थर्ड पर्सन को गुड्स अगर दे दिए, उसको गुड्स रिसीव हो गया, मतलब आपको गुड्स रिसीव हो गया। और ऐसे केस में एक्स वर्क्स बेस पर जब सर सप्लायर मतलब इस केस में मैन्युफैक्चरर को ओईएम भी कहते हैं, ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना सर, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कभी कभी हमको ध्यान होने चाहिए बेटा, ये लिखा है, हाँ है ना भाई। तो सर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने जिस दिन गुड्स हैंडओवर किया किसको, ट्रांसपोर्टर को, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सप्लायर्स फैक्ट्री टू दी रेसिपिएंट्स गोडाउन और रेसिपिएंट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में एक तरह से रेसिपिएंट के कहने पे मैंने थर्ड पर्सन को गुड्स दे दिया, थर्ड पर्सन को रिसीव हो गया, मतलब सर रेसिपिएंट को रिसीव हो गया, और ऐसे केस में 14 फेब को ही ऑन द वेरी सेम डे व्हेन द गुड्स आर गिवन टू द ट्रांसपोर्टर, उस दिन मान लेंगे रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया, और 14 फेब को ही रेसिपिएंट कैन अवेल द क्रेडिट। सर एक्चुअली क्या हुआ, डिपार्टमेंट के एक्चुअली ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर सारे डीलर्स 14 फेब, मेरे इस एग्जांपल में 14 फेब के दिन ही क्रेडिट ले रहे थे, पर डिपार्टमेंट ने सारे डीलर्स को शो कोज नोटिस दे दिया, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बड़ा हंगामा हो गया कि साहब सर डिपार्टमेंट बोल रहा है आपने क्रेडिट पहले ले लिया जबकि गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ, है ना, गुड्स रिसीव कब हुआ है, इस एग्जांपल में 1 मार्च को, यू मस्ट अवेल द क्रेडिट ऑन 1 मार्च, यू हैव अवेल्ड द क्रेडिट ऑन 14 फेब इटसेल्फ, सो आपने जो रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी किया है वो रिवर्स करो विद इंटरेस्ट, है ना, तो सर मैटर पेचीदा हो गया, पेनल्टी पे करो, तो सर इसलिए ये सर्कुलर दिया डिपार्टमेंट और बोला क्या, नहीं 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 सर ये मान लेंगे कि गुड्स डिलीवर कर दिया कस्टमर को कब, 14 फेब को ही, क्योंकि उसके बिहाफ पर थर्ड पर्सन को डिलीवर कर दिया, मतलब बिल टू शिप टू वाला मॉडल जो है वो यहाँ स्क्वायरली फिट होता है। और एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में सर ये मानेंगे कि जिस दिन ट्रांसपोर्टर को दिया उस दिन सर जो कस्टमर उसको रिसीव हो गया, क्योंकि
यहां से बात का लॉस अगर कुछ हुआ है तो भी कस्टमर का है, यहां से कस्टमर के प्लेस तक का ट्रांजिट इंश्योरेंस जो होता है वो भी कस्टमर कराता है साहब, हाँ है ना। इसलिए एक तरह से सप्लायर ने अपना गुड्स डिलीवर कर दिया थर्ड पर्सन को ऑन द बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, सो इट स्क्वायरली फिट इन दिस बिल टू शिप टू मॉडल। और ऐसी केस में रेसिपिएंट जो यूनिट है उसको क्रेडिट 14 फेब को, जिस दिन गुड्स एक्स वर्क्स बेस पे कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवर किया कस्टमर हमारे ट्रांसपोर्टर को, तभी गुड्स का सर हमने रिस्क ट्रांसफर कर दिया और सर उस दिन ही क्रेडिट मिल जाना चाहिए किसको, रेसिपिएंट को बेटा। क्लियर, क्योंकि प्रॉपर्टी इन द सेड गुड्स, ओनरशिप इन द सेड गुड्स कैन बी कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन टू द डीलर by the original equipment manufacturer upon handing over of the said goods to the transporter at his factory gate, है ना भाई। और सर बिल टू शिप टू मॉडल के हिसाब से एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 16(2) भी द डीलर विल बी deemed to have received the said goods at the time of such handing over of the goods by the supplier to the transporter at his factory gate बेटा। क्लियर। एंड सर ध्यान देना एक बात और, ये नो डाउट सर्कुलर था ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, पर बोल दिया क्या, सेम कॉन्ट्रैक्ट विल अप्लाई, सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई, सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई इन केस ऑफ अदर गुड्स ऑल्सो बेटा, कोई भी गुड्स हो, ठीक है। एक बात और, चलिए अब मान लो गुड्स का डिलीवरी दे दिया ट्रांसपोर्टर को, अब ट्रांसपोर्टर निकला, अच्छा रेसिपिएंट ने तो क्रेडिट ले लिया बेटा, क्योंकि मान ले गुड्स आर रिसीव्ड बाय हिम, अब रास्ते में गुड्स लॉस हो गया, सर अब ऐसे केस में क्या होगा, याद करो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर H, गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, हाँ है ना भाई। तो सर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H अप्लाई हो जाएगा, और गुड्स लॉस वगैरह हुआ है तो ऐसे केस में आपको आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और आईटीसी आपका ब्लॉक हो जाएगा वहां पे बेटा। क्लियर, आप ले चुके आईटीसी, रिवर्स कर दीजिए, सिंपल, ओके डन। आई होप शिद्दत के साथ समझ में आया बेटा आपको ये, हाँ है ना भाई। अच्छा ये देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है पूरा एक्सप्लेन किया है, अगेन यहाँ मैंने चार्ट बुक के हिसाब से जो क्विक रिवीजन करना था वो मैंने करा दिया बेटा, जो रिलेवेंट पॉइंट है वो मैंने आपके लिए लिख दिया, सो दैट आप ये पढ़ते ही पूरा क्लिक कर जाएगा सर्कुलर आपको। पर उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सर्कुलर आपके दिल और दिमाग में फिट होना चाहिए बेटा, पूरा सिचुएशन। देखिए जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, पहले पूरा ट्रांजेक्शन क्लियर होना चाहिए, देन स्टार्ट रीडिंग द सर कॉन्सेप्ट। क्लियर, देख लीजिए, इन सच अ सिनेरियो द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन बी कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन टू द रेसिपिएंट by the supplier upon handing over of the said goods to the transporter at his factory gate, meaning thereby that the goods can be considered to have been delivered to the recipient through the transporter by the supplier at his factory gate, and the supply of said goods can be considered to have been fructified at the factory gate of the supplier itself। मतलब सप्लाई पूरा हो चुका है फैक्ट्री गेट पे ही, even though the goods may be physically received by the recipient after the transit period, ट्रांसपोर्टेशन पूरा होगा उसके बाद फिजिकली रिसीव होगा, पर बिल टू शिफ्ट मॉडल की वजह से मान लेंगे रिसीव हो गया और क्रेडिट विल बी अलाउड। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 16(2) भी, अभी एक्सप्लेनेशन क्लोज नंबर इतना याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, एज पर जीएसटी लो द रेसिपिएंट कैन बी कंसिडर्ड टू हैव रिसीव्ड द सेड गुड्स एट द टाइम ऑफ सच हैंडिंग ओवर ऑफ द गुड्स बाय द सप्लायर टू द ट्रांसपोर्टर एट हिज फैक्ट्री गेट for their onward transmission to the said recipient। ठीक है मालिक, जब ट्रांसपोर्टर को दिया तब मान लेंगे रेसिपिएंट को रिसीव हो गया, क्रेडिट विल बी अलाउड, देयरफॉर रेसिपिएंट कैन अवेल द आईटीसी ऑन द डेट ऑफ गुड्स आर बिल्ड टू हिम एंड हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर बाय द सप्लायर एट हिज फैक्ट्री गेट इटसेल्फ। क्लियर। फर्दर अगर आफ्टर रिसीविंग गुड्स लॉस होता है तो सेक्शन नंबर 17(5)H अट्रैक्ट होता है बेटा। क्लियर, टू दी पॉइंट मैंने इस चार्ट बुक के अंदर रिवाइज किया हुआ है, हर टॉपिक को ऐसे ही हमने वहां इंसर्ट किया सो दैट आप इसको इफेक्टिवली रिवाइज कर पाए। आइए बच्चों अगला सर्कुलर, मालिक क्लेरिफिकेशन ऑन प्लेस ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स। मालिक सर आपने और मैंने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, टैक्स इनवॉइस चैप्टर याद करिए कि अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस दे रहे हो, पढ़ा हुआ है, कोई नया पॉइंट नहीं है, आपको आता है, आप ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या कोई भी सर्विस आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कोई सर्विस दे रहा है बेटा, या फिर सर आप OIDR सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, सारी ऑनलाइन सर्विस हो गई बेटा ये, पर किसको प्रोवाइड कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। याद करो सर, टाइम टैक्स इनवॉइस चैप्टर में
हमने टैक्स इनवॉइस जब पढ़ा था उसमें एक प्रोवाइजो हमने पढ़ा था कि अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज या कोई भी टैक्सेबल सर्विसेज बाय और थ्रू एन ईसीओ, या फिर आप ओआईडी सर्विस दे रहे हो किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में जो कस्टमर है अनरजिस्टर्ड, उसका स्टेट का नाम, राज्य स्टेट का नाम लिखना कंपलसरी है, और वो स्टेट का नाम आपने लिखा है तो उसी को एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, सो दैट उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को उस ट्रांजेक्शन की सर रेवेन्यू जो होती है जीएसटी की वो पास ऑन हो पाए। हाँ है ना भाई। पर इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे, मेनी ऑफ द सप्लायर्स वर नॉट रिकॉर्डिंग द स्टेट नेम ऑफ द अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। वो कस्टमर जो अनरजिस्टर्ड उसके स्टेट का नाम नहीं लिख रहे थे और खुद के ही स्टेट का नाम, जिस स्टेट में सप्लायर रजिस्टर्ड है सर उसी का नाम लिख रहे थे एज दी रेसिपिएंट का एड्रेस। इससे क्या हो रहा था बेटा, जैसे रेसिपिएंट है कहां, महाराष्ट्र में, अनरजिस्टर्ड कस्टमर की बात कर रहा हूं। कस्टमर अगर रजिस्टर्ड होता तो जीएसटी नंबर होता, जीएसटी नंबर से ही ट्रैक कर लेता रेसिपिएंट कहां है बेटा। ओके, कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड है तो सर अगर सर्विस देने वाला पर्सन कहां का, साहब मान लो गुजरात का, और रेसिपिएंट कहां के भाई साहब, महाराष्ट्र के। यू टेल मी सर इन सर्विसेज का रेवेन्यू का सर जो जीएसटी पोर्शन है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट को मिलना चाहिए, गुजरात को मिलना चाहिए। सर अगर प्लेस सप्लाई आपने गुजरात ही लिख दिया तो रेवेन्यू गुजरात के पास रह जाएगा बेटा। इस वजह से सर जो एक्चुअली कंज्यूमर बेस्ड स्टेट्स है इस पर्टिकुलर केस में उनको रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब इस सर्कुलर के थ्रू क्लेरिफाई किया, अरे वो सप्लायर रेसिपिएंट के स्टेट का नाम लिखना ऑप्शनल नहीं है, इट इज कंपलसरी, समझे, सो दैट उस प्रॉपर स्टेट को रेवेन्यू फ्लो हो पाए जिस स्टेट में ये कंज्यूमर्स लोकेटेड है। और हां, और सप्लायर्स it is mandatory to record the name of the state of the recipient on the invoice irrespective of value of supply of such service, and to declare the place of supply of said service as the location of the recipient based on the name of the state of the recipient। बेटा वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा होना चाहिए उस स्टेट का नाम जिस स्टेट में कंज्यूमर है, जिस स्टेट में वो एंड कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। क्लियर। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसे केस में सच सप्लायर शैल बी लायबल टू penal action under section 122 subsection 3 क्लोज नंबर ई, जिसमें पेनल्टी दे रखी है इक्वल टू 25,000 अंडर सीजीएसटी बेटा, जो ऑफेंसेस पेनल्टी में, मतलब 50,000 तक की पेनल्टी है बेटा इन टोटल, सीजीएसटी 25,000, एसजीएसटी 25,000 बेटा। क्लियर, डन। तो सर ये कोई खास बात नहीं थी, बस सारे सप्लायर्स को धमकाया है इस सर्कुलर ने कि दिमाग खराब मत करना, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि स्टेट का नाम लिखे कि नहीं लिखे रेसिपिएंट का। अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है और ये ऑनलाइन मनी गेमिंग ओआईडी सर्विस या कोई भी सर्विस आप ईसी के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो वहां पे रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो इररेस्पेक्टिव वैल्यू आपको स्टेट का नाम और स्टेट का कोड लिखना पड़ेगा और वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, सो दैट रेवेन्यू उन स्टेट गवर्नमेंट को जा पाए बेटा। अच्छा, एग्जांपल ऑफ सच सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन ऑफ ई न्यूज़पेपर्स, ई मैगजीन्स, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ एंटरटेनमेंट सर्विसेज लाइक OTT platforms, ऑनलाइन टेलीकॉम सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस, OIDR सर्विस, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स है इन सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज इसमें कवर होती है। और यहाँ पे रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसका स्टेट का नाम ही उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा और वही लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा और वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर, डन। आइए बच्चों, सर ये समराइज फॉर्म में मैंने यहाँ पे दे रखा आपको। आइए बच्चों, क्लेरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज पर्टेनिंग टू जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स को लेके बड़ा ही समस्या था इंडस्ट्री के अंदर, जिसको क्लेरिफाई करने के लिए सर्कुलर दिया। और सर इस सर्कुलर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही बेटा कि सर पहली बात तो वाउचर होता है क्या है, क्या आपने केवल वाउचर बेचा है तो क्या कोई गुड्स बेचा है, क्या कोई सर्विस बेची है, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए? ये बेसिक क्वेश्चन खड़ा कर दिया इस सर्कुलर ने और उस बेसिक क्वेश्चन का आंसर दिया इस सर्कुलर ने। बहुत सुंदर सर्कुलर मुझे लगता है ये बेटा। एंड इनफैक्ट मैं आपको समझाता हूं बेटा एक बात और, अगली बात जो कर रहा हूं ध्यान से सुनना, मस्त पॉइंट है। मान लो आप ज्वेलरी शोरूम चलाते हो साहब, ध्यान देना मैंने लेक्चर में भी सर आपको सर एग्जांपल दिए हुए, पर इस सर्कुलर ने पूरा विजन चेंज कर दिया उन एग्जांपल्स का। बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन दिया, इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है। सर ध्यान से देना। सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वेदर ट्रांजैक्शंस इन वाउचर्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज।
डज दे रियली आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द टर्म सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ? अब इस पे एक क्वेश्चन आ गया, हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4 गुड्स के लिए, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 सर्विसेज के लिए, कि सर गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वाउचर्स क्या होगा? अगर गुड्स हो या सर्विस हो, प्रोविजन सेम है सर दोनों के, है ना? कि सर अगर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इटसेल्फ इज द टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे ज्वेलरी का वाउचर, इस वाउचर के अगेंस्ट ज्वेलरी ही मिलने वाली है, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इटसेल्फ इज द टाइम ऑफ सप्लाई। वाउचर इश्यू किया और लग गए क्या? जीएसटी। एंड इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, जैसे बिग बाजार का, सुपर बाजार का आपको वाउचर मिल गया, तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। जब रिडीम करोगे तब सप्लाई होगा, तब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, उससे पहले सप्लाई नहीं आएगा। वाउचर इश्यू करने पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर सर इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, तो वाउचर इश्यू किया तभी टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। पर बेसिक क्वेश्चन आ गया, क्या वाउचर दिया तो क्या गुड सप्लाई हो गया? क्या वाउचर दिया तो क्या सर्विस सप्लाई हो गया? सर मस्त पॉइंट आया और बोल दिया क्या भाई साहब, सप्लाई ही नहीं हुआ, आपने वाउचर दिया है। अब वाउचर होता है क्या है? इट्स अ कमिटमेंट। इट्स अ कमिटमेंट कि कल को आप आओगे तो इस वाउचर के अगेंस्ट आप इतनी ज्वेलरी ले जाएंगे, इतने अमाउंट की ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। तो सर दो केस होंगे, या तो इसको एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह माना जाएगा, विच इज सर अप्रूव्ड बाय आरबीआई एक तरह से, और अगर वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के स्कोप में आ जाता है, जिसको एक एडवांस कंसिडरेशन माना जाता है बेटा, कि इतना, जैसे 10,000 रुपए का वाउचर मिला, 10,000 रुपए एक एडवांस कंसिडरेशन मिल गया, किसको? सर ज्वेलरी वाले को एक तरह से। कि सपोज किसी ज्वेलरी शोरूम ने मेरे को 10,000 रुपए का वाउचर दिया, इट मींस कल को मैं अगर ज्वेलरी शोरूम पे जाता हूं, वो वाउचर रिडीम कराता हूं, तो सर वो 10,000 रुपए का जो वाउचर है, एक तरह से 10,000 की ज्वेलरी मेरे को फ्री मिलेगी सर, है ना? तो सर ऐसे केस में वो वाउचर जो 10,000 का जिस दिन उसने मेरे को दिया है, क्या उस दिन सप्लाई मान लेंगे? इसी पे क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि सप्लाई भी है कि नहीं। साहब टाइम ऑफ सप्लाई तो बात की बात है, पहले ये तो देखो सप्लाई है कि नहीं है। सप्लाई होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे ना। तो सर बोल दिया क्या, ये वाउचर जो होता है सर एज पर दी गवर्निंग प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई, ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के स्कोप में अगर आता है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, तो सर ये मनी की डेफिनेशन में आ जाएगा, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज एडवांस कंसिडरेशन एक तरह से। सर इसको कंसिडरेशन के बदले में सर आप 10,000 रुपए नहीं देंगे और ये वाउचर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ना। तो इसको बोलते हैं क्या, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय दी आरबीआई। और अगर ऐसा है तो मनी की डेफिनेशन में ये फॉल करता है, और मनी की डेफिनेशन फॉल करता है मतलब आपने 10,000 का वाउचर दिया, सपोज वो 10,000 का वाउचर आपने 3,000 में खरीदा बेटा, होता ना कूपनदुनिया.com, ऐसे कई सारे ऑनलाइन वाउचर के आपको स्टोर मिलेंगे जैसे आप वाउचर खरीद सकते हो। अब सब 10,000 की ज्वेलरी का वाउचर आपने 3,000 में खरीदा, तो 3,000 में क्या खरीदा? वाउचर खरीदा। वाउचर क्या है? अगर वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई की स्कोप में आता है तो आपने मनी खरीदा है, मनी दिया मनी लिया, 3,000 रुपए मनी लिया और 10,000 का वाउचर के फॉर्म में मनी लिया, तो मनी दिया मनी लिया, इट्स अ प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई के स्कोप में अगर नहीं आता है और इट्स अ कमिटमेंट, इट इज ट्रीटेड एज कमिटमेंट कि मैं इसके अगेंस्ट ये ज्वेलरी सप्लाई करूंगा या ये गुड सप्लाई करूंगा, तो ये क्या है? अ काइंड ऑफ एक्शनेबल क्लेम, कि कल को अगर वो सप्लायर उस वाउचर के अगेंस्ट जो टर्म्स कंडीशन लिखी है उसको वायलेट करता है, तो आई कैन मेक अ क्लेम अगेंस्ट हिम, मैं एक्शन ले सकता हूं उसके अगेंस्ट, तो इट विल बी कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द टर्म एक्शनेबल क्लेम, अगर ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के स्कोप में नहीं आता है तो। और अगर एक्शनेबल क्लेम भी हुआ तो आपने और मैंने शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है, शेड्यूल 3 पैरा नंबर 6 बोलता है क्या, ट्रांजैक्शंस इन एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जिसमें लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह आते हैं बेटा, ये नहीं आता है।
तो सर एक्शनेबल क्लेम भी अगर मानेंगे तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, और कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। इसलिए 3,000 रुपए में जो आपने वाउचर खरीदा है उस पर कोई जीएसटी नहीं है। जब जीएसटी नहीं लग रहा तो टाइम ऑफ सप्लाई आने की बात ही नहीं आती बेटा। इतना बड़ा सर्कुलर है सर ये। और इनफैक्ट वैसे अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, पर बताता हूं मैं। फाइनेंस एक्ट 2025, फाइनेंस एक्ट 2025, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4 और टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4, मतलब वाउचर के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन है उसको उड़ा दिया है, डिलीट, ओमिटेड। वैसे आपके लिए एप्लीकेबल नहीं, आप तो आपके एग्जाम्स के लिए समझना कि टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन एप्लीकेबल है आपके लिए, पर इस सर्कुलर ने बैंड बजा दी साहब। ओके, क्लियर, समझे? इसलिए प्रैक्टिकली वाउचर्स के सप्लाई करने पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये कंक्लूजन है बेटा। ओके, अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं इस सर्कुलर के थ्रू बेटा। आई होप बात मेरी समझ में आ गई है आपको बेटा। ओके मालिक, सर कुल मिला के ट्रांजेक्शन वाउचर सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, अभी 3-4 इश्यू हो रहे हैं और बात करते हैं बेटा एक एक करके। इश्यू नंबर 1, वेदर ट्रांजेक्शंस इन वाउचर्स falls under the category of supply of goods and or supply of services। तो सबसे पहले वाउचर को डिफाइन किया। वैसे डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रेफरेंस लिए आपको बता रहा हूं बेटा मैं। वाउचर मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट वेयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट एज अ कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एंड वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ टू बी सप्लाइड और आइडेंटिटीज ऑफ देयर पोटेंशियल suppliers are either indicated on the instrument itself or in the related documentation including the terms and conditions of use of such instrument। हाँ है ना भाई? सर ध्यान देना, एक तो सप्लायर जो होगा उसको एक्सेप्ट करेगा एज एन ऑब्लिगेशन, एंड जहां पे गुड्स और सर्विस और बोथ जो सप्लाई कर रहे हैं वो, या फिर उसका सप्लायर आइडेंटिफाइबल होना चाहिए कि भाई ये सप्लायर है या ये फिर गुड्स है ना सर? उसमें इंस्ट्रूमेंट में खुद में लिखी होगी या उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में लिखी होगी बेटा। हाँ है ना भाई? सर ये तो डेफिनेशन दे रही वाउचर की बेटा। फिर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वाउचर इटसेल्फ इट इमर्जेस दैट वाउचर मे बी इन द नेचर ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट which creates an obligation on the supplier to accept it as a consideration or part consideration for the supply of goods or services or both. The issuance of payment instrument including prepaid instrument in India is regulated by RBI. Payment instrument including prepaid instrument are governed by RBI, and prepaid instruments as defined by RBI are payment instruments that facilitates purchase of goods or services against the value stored on such instrument। 10,000 का वाउचर है तो 10,000 का एक तरह से पेमेंट कंसिडरेशन माना जाएगा। The value stored on such instrument represents the value paid by the holder। जिसके पास वाउचर है ये माना जाएगा 10,000 उसने पे किए थे एक तरह से। Further, as per section number 2 clause 75 of the CGST Act, money includes an instrument recognized by RBI which is used as consideration to settle an obligation। तो सर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास है which is used to settle an obligation, उसके लिए अगर एज ए कंसिडरेशन काम आ रहा तो उसको भी मनी बोलते हैं। इसलिए अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के स्कोप में आता है तो ये मनी के स्कोप में आ गया। इसलिए फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट इमर्जेस दैट, आपके एग्जामिनेशन के लिए तो इतना बहुत है सर, ऊपर तो नॉलेज के लिए मैंने बताया आपको। From the above discussion, it emerges that where the voucher is covered as a prepaid instrument recognized by the RBI and is used as consideration to settle an obligation, then in such cases the voucher will fall under the definition of the term money. In such a case, money is excluded from the definition of the goods or services under GST. Therefore, अगर 10,000 का वाउचर आपने 3,000 में खरीदा है, the transactions in voucher would be considered neither a supply of goods nor a supply of services, क्योंकि वो goods ही नहीं है, सर्विस ही नहीं है साहब। Second, in case where voucher is not covered as prepaid instrument recognized by RBI and hence cannot be treated as money, money नहीं है, तो voucher will be in the nature of obligation on the supplier to receive it as consideration or part consideration and assure the beneficiary or voucher holder to claim certain goods and or services as specified on the voucher or in the related document। सर इसके अगेंस्ट मैं 10 ग्राम सर चांदी सप्लाई करूंगा, सिल्वर सप्लाई करूंगा इस वाउचर के अगेंस्ट, तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मनी नहीं है, पर उसके अगेंस्ट जो होल्डर है जिसके पास वाउचर है वो क्लेम कर सकता है मेरे को 10 ग्राम चांदी देना पड़ेगा आपको, है ना? तो सर ऐसे केस में इन सच केसेस द वाउचर कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्शनेबल क्लेम। अगर उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये वाली गुड्स या सर्विस आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, हाँ है ना भाई, इस वाउचर के अगेंस्ट, तो वो क्या हो जाएगा? एक्शनेबल क्लेम। और आपने और मैंने पढ़ा हुआ है बहुत शिद्दत से क्या
शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 6 बोलता है क्या, ट्रांजेक्शंस ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसीलिए भले वाउचर या तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के स्कोप में आएंगे या एक्शनेबल क्लेम के स्कोप में आएंगे, दोनों किसी भी स्कोप में आ जाए कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, हाँ है ना भाई। और ऐसे केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। हाँ, हाउएवर supply of underlying goods and or services for which vouchers are used as consideration or part consideration may be taxable under GST। भाई उस वाउचर के अगेंस्ट जो गुड्स और सर्विस आप सप्लाई कर रहे हो उन पे जीएसटी जरूर लगेगा, वाउचर के सप्लाई करने पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आप ज्वेलरी बेच रहे हो, ज्वेलरी पे जीएसटी लगेगा साहब, पर ज्वेलरी के वाउचर को अगर आप बेच रहे हो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर। आइए अब जैसे कूपनदुनिया.com या इस तरह के ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म जहां वाउचर बिकते हैं, है ना, क्या वो जो वाउचर बेच रहे हैं क्या उस पर जीएसटी लगेगा? हम ऑलरेडी पढ़ चुके, पढ़िए। What would be the GST treatment of transaction in vouchers by distributors, sub-distributors or agent etc. तो they are just doing what? Trading of vouchers। दो केस है बेटा, there are two models। First, where vouchers are distributed through distributors, sub-distributors or dealers on principal to principal basis। मैं आपको बेच रहा हूं, आप आगे बेच रहे हो, आप आगे वाला आगे को बेच रहा है, तो they are just doing trading ऑफ वाउचर्स। और ट्रेडिंग ऑफ वाउचर, मेरे से आपने 3,000 में खरीदा, आपने आगे 4,000 में बेचा, 4,000 से आपने 5,000 में बेचा, और आपने कंज्यूमर को 6,000 में बेचा, और कंज्यूमर 6,000 के वाउचर के अगेंस्ट 10,000 का माल खरीद रहा है, क्लेम कर रहा है। क्लियर। तो जो आप और हमने ट्रांजेक्शन किए ये किसमें किए? ट्रेडिंग ऑफ वाउचर। और वाउचर में तो गुड्स है नहीं सर्विस है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ओके। सेकंड, जहां पे वाउचर्स are distributed using agents or distributors or sub distributors on commission or fee basis। मान लो किसी ज्वेलरी शोरूम वाले ने एजेंट अपॉइंट कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिए, और वो क्या करते हैं, सर जितने वाउचर बेचेंगे आगे उस पे कमीशन लेंगे। किससे? जिसने वाउचर इश्यू किया था उससे। तो कमीशन या सर्विस फी जो होती है, उस कमीशन या सर्विस फी पे जीएसटी लगेगा, बिकॉज दे आर जस्ट दे आर नॉट सेलिंग द वाउचर्स, दे आर जस्ट फैसिलिटेटिंग द सेलिंग ऑफ वाउचर्स। और सर उसके लिए उन्होंने सर्विस फी लिया, कमीशन लिया, तो यस जीएसटी वुड बी पेएबल बाय सच डिस्ट्रीब्यूटर एटसेट्रा ऑन द कमीशन और फी फॉर सच पर्पसेस एज द सप्लाई ऑफ सर्विस टू द वाउचर इश्यूअर। ज्वेलरी शोरूम वाला जिसने वाउचर इश्यू किए उसके वाउचर आप बिकवाने में हेल्प कर रहे हो, तो कमीशन के अमाउंट पे जीएसटी लगेगा साहब, हाँ है ना भाई। यस, वाउचर बेचने में जीएसटी नहीं है कमीशन के अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। क्लियर। इश्यू नंबर 3, What would be the GST treatment of additional services? Again answer is yes, GST लगेगा। कोई भी सर्विस हो, such as advertisement, co-branding, marketing and promotion, customization services, technology support services, customer support service, etc. to promote the sale of vouchers। तो उसके लिए आपने मेरे से सर्विस फीस लिया होगा बेटा, सर्विस चार्ज लिया होगा, एफिलिएटेड चार्जेस लिए होंगे बेटा आपने, उन चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, कोई डाउट नहीं। वाउचर नहीं बेच रहे हो, उसके लिए आप प्रमोट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, को ब्रांडिंग कर रहे हो, है ना, एफिलिएशन फी ले रहे हो, वो सब चार्जेस पे जीएसटी लगेगा। क्लियर। चलिए लास्ट, व्हाट वुड बी द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ अनरिडीम्ड वाउचर्स व्हिच इज कॉल्ड ब्रेकेज। बेटा वाउचर तो इश्यू कर दिए पर आपके शोरूम पे कोई आया नहीं तो क्या कुछ सप्लाई हुआ है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। देख वाउचर मान लो 3,000 रुपए में वाउचर बेचा शोरूम वाले ने, तो 3,000 पे तो जीएसटी नहीं है, हम बात कर चुके हैं। अब उस 3,000 के अगेंस्ट 10,000 का गुड्स आप खरीद सकते हो, पर 10,000 का गुड्स लेने कोई आया ही नहीं, हाँ है ना भाई। तो कोई गुड सप्लाई हुआ ही नहीं है, कोई सर्विस सप्लाई हुआ ही नहीं है, देयर इज नो सप्लाई एट ऑल, नो सप्लाई ऑफ गुड्स, नो सप्लाई ऑफ सर्विस, नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड। अब ऐसे केस में हुआ क्या, सर 10,000 का माल सप्लाई करना था शोरूम वाले को और उसने 3,000 रुपए का सर वाउचर बेच दिया, तो 3,000 रुपए तो आ गए उसके पास, पर उसको माल सप्लाई करना था कितने का? 10,000 का। तो सर एक तरह से 7,000 का उसका ऑब्लिगेशन जो था वो उसका कोई कस्टमर आया ही नहीं, तो प्रॉफिट हो गया बेटा एक तरह से। इसको बोलते हैं ब्रेकेज इनकम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अनरिडीम्ड वाउचर्स अकाउंटेड फॉर इन द स्टेटमेंट ऑफ इनकम इज कॉल्ड ब्रेकेज, है ना भाई, क्योंकि उसने एक तरह से 10,000 का खर्चा बुक कर दिया था अगेंस्ट 3,000 की रेवेन्यू, फिर वाउचर रिडीम करने कोई आया ही नहीं, तो भाई एक तरह से उसकी इनकम हो गई ना यार ये। सर पढ़िए, समटाइम्स
vouchers remain unused or unredeemed at the end of their expiry period. In such case, the businesses generally make book adjustments and account the said amount in statement of income. The value of such unredeemed vouchers accounted for in the statement of income is called breakage. सर इस पे कोई जीएसटी की बात आएगी नहीं, क्योंकि कोई सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ ही नहीं यार, कोई सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ ही नहीं. देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी जीएसटी एट ऑल. क्लियर. वो टाइम ऑफ सप्लाई ने क्या किया था बेटा, सेक्शन नंबर 12(4) और 13(4) ने कंफ्यूज कर दिया था पब्लिक को कि सर अगर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो जब वाउचर इश्यू किया तभी टाइम ऑफ सप्लाई गया, लगा दो जीएसटी. है ना, जबकि जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए बेटा. इसलिए उन सेक्शन को डिलीट किया. नो डाउट वो सेक्शन नंबर 12(4) 13(4) जो डिलीट हुआ है वो अभी आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में तो सर आप समझ गए ना लॉजिक उसके पीछे का. क्लियर. तो सर आप भी ध्यान रखिएगा, इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है. एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जीएसटी इज लेवेबल ओनली ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, गुड्स या सर्विस और बोथ सप्लाई करोगे तो जीएसटी लगेगा साहब. In case of breakage, there is no redemption of voucher and there is no supply of underlying goods and or services. इसीलिए further the amount retained for unredeemed voucher by this voucher issuer cannot be considered as consideration for any supply. है ना भाई, it cannot be considered as consideration for any supply. देखो बेटा 3,000 रुपए में वाउचर बेचा तो 3,000 रुपए क्या आए हैं, वो इनकम होगी नो डाउट, पर 3,000 रुपए के अगेंस्ट कुछ सप्लाई किया गया आपने नहीं. Accordingly, such amount attributable to unredeemed vouchers, which is called breakage, would not be taxable under GST. कोई GST नहीं लगेगा. Further, सर वो याद है नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट्स. फर्दर याद है कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे बेटा, तो डिपार्टमेंट के कई सारे लोगों ने ये भी बोल दिया सर ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा, तो बोल दिया गवर्नमेंट ने क्या, फर्दर नॉन रिडम्पशन ऑफ वाउचर बाय द रिडीमर. Sir, it cannot be considered that non-redemption of voucher by the redeemer tantamount to supply of services. क्या ये बोलेंगे क्या, it is the monetary value of any act or forbearance in respect of or in response to or for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by other person. No. Sir, non-redemption of voucher cannot be considered as such supply and therefore no GST appears to be payable on such amount attributable to non-redemption of voucher or breakage. कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है on the non-redemption of the vouchers. Clear? Done. पॉइंट खत्म होता है अब. है ना भाई. यस सर. अब क्विक रिवीजन करना हो तो सर मैंने क्या किया है, अगेन इन सारे इश्यूज को या क्विकली छोटे छोटे पार्ट में रिवाइज कर दिया बेटा आपको, डायरेक्ट पॉइंट और उसका आंसर, सो दैट आप रिवीजन क्विकली कर पाए. बट व्हाट आई विल सजेस्ट, पहले एक बार पूरा कंटेंट को पढ़े फिर रिवीजन पे जाए, डायरेक्ट चार्ट पे नहीं. हाँ है ना भाई. चलिए सरकार, तो कुल मिला के 4 इश्यू थे इसके अंदर. फटाफट बोलूं मैं, ट्रांजैक्शन वाउचर सप्लाई ही नहीं है, या तो वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बाय आरबीआई जो मनी के स्कोप में आते हैं, या फिर वो एक्शनेबल क्लेम है. सर दोनों ही सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आते. सेकंड सर, डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट वगैरह जो बेचते हैं वो क्या होगा, ट्रेडिंग ऑफ वाउचर्स, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल अगर खरीद रहे बेच रहे, ट्रेडिंग ऑफ वाउचर गुड्स और सर्विस ही नहीं है, नो जीएसटी. पर अगर वो कमीशन फीस चार्ज कर रहे हैं, सर्विस फीस चार्ज कर रहे हैं, वो फीस के अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, कमीशन के अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, बाकी सेल ऑफ वाउचर पे जीएसटी नहीं लगता. फिर एडिशनल सर्विसेज सच एज ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, इनके सर्विस चार्ज पे जीएसटी लग जाएगा बेटा. एंड लास्ट अनरिडीम्ड वाउचर्स जो ब्रेकेज होता है, इस पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, ना सप्लायर को ना रेसिपिएंट को बेटा. ओके, इसको इनकम बुक कर लिया, बुक करो, पर इस पे जीएसटी नहीं लगेगा बेटा. ओके मालिक. चलिए सर आइए अब अगला सर्कुलर बच्चों. मालिक अब छोटे छोटे 2-3 सर्कुलर बच्चे बेटा ध्यान देना. क्लेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन penal charges being levied by the regulated entities in view of RBI instructions directing such regulated entities to levy penal charges in place of penal interest. सर सिंपली बताता हूं आपको, 2 मिनट का पॉइंट है सर. अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया और आपने टाइमली ईएमआई पे नहीं करी, या आपको मान लो सर सीसी अकाउंट था, कैश क्रेडिट लोन था, आपको सर मंथली स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना था, सर कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी थी, वो आपने सबमिट नहीं करी, तो ऐसे केस में सर आप पर पिनल इंटरेस्ट चार्ज होता था बेटा. तो अभी आरबीआई ने क्या बोल दिया, नहीं, पिनल इंटरेस्ट नाम हटाओ, पिनल चार्जेस नाम से चार्जेस लो, ताकि सर जो लोन अकाउंट होल्डर है उसको एहसास होना चाहिए कि हमने चार्जेस लगाए तेरे पे, तूने वायलेशन किए, इसलिए हमने एक तरह से काइंड ऑफ पेनल्टी लगी तेरे पे.
उसको फील होना चाहिए कि सर उसने एक तरह से टर्म्स ब्रीच करी है और हमने ये पेनल्टी उससे ली है। पेनल्टी इंटरेस्ट में उसको लगता है क्या इंटरेस्ट तो है, कोई बात नहीं, जस्ट फील देने के लिए सर नाम चेंज करवाया। तो अब क्वेश्चन आता है क्या क्या इन पिनल चार्ज पे जीएसटी लगेगा? तो सर अगेन सर्कुलर बोलता है क्या सर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद है लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला सर्कुलर मेगा एग्जीबिशन के एंड में दे रखा है बेटा मैंने, जहां पर अगर आपने किसी से कोई पेनल्टी चार्ज करी है यार, विच इज नॉट अ फीस, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल। बैंक ये नहीं चाहता कि आप डिफॉल्ट करें, बैंक नहीं चाहता हम आपसे पिनल इंटरेस्ट ले, पिनल चार्जेस ले। बैंक चाहता है आप स्मूथली लोन अकाउंट को रन करते रहे, हमारा पैसा हमको देता रहे। हाँ है ना, पिनल चार्ज में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हम क्यों चार्ज करते हैं? ताकि आपको एहसास रहे कि आपने गलती की है और आप आगे ये गलती ना करें। तो इट इज नॉट अ कंसिडरेशन टू द बैंक, बैंक इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस और पेनल्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल। इसलिए सर उस सर्कुलर का ही रेफरेंस देते हुए बोल दिया क्या सर, जहां हमने लिक्विडेटेड डैमेजेस को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिफाइन करके बताया था क्या इट इज नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल, वही सेम यहां पे अप्लाई होगा। और ऐसे केस में penal charges levied by regulated entities as per the direction of RBI are not a consideration at all और इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। आइए बच्चों, पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए आया बेटा। मालिक आज आपने अगर हमारी वेबसाइट से कोई बुक परचेज किया, कोई लेक्चर परचेज किया, तो सर आप किस भी वेबसाइट से परचेज करेंगे तो वहां पे एक पेमेंट गेटवे आता है सर, पेमेंट इंटरफेस आता है, इनफैक्ट उसको बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। जैसे रेजर पे हो गया, सीसी एवेन्यू हो गया, होता है ना सर। आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो आजकल कितना करते हैं हम लोग, तो सर ये लोग कहते हैं पेमेंट एग्रीगेटर कौन हो गए? जैसे सीसी एवेन्यू हो गया, रेजर पे हो गया, पेटीएम हो गया, ऐसे कई सारे क्या है ये पेमेंट एग्रीगेटर्स है। अब क्या पहले बिजनेस समझिए बेटा, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन समझेंगे तो मजा आएगा जीवन के अंदर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या करते हैं सर ये लोग? सर जैसे हमारा YMConcept.com पे इंटीग्रेशन किया हुआ है सीसी एवेन्यू से। सर आप जब कोई भी बुक या लेक्चर परचेज करते हो, आपका पेमेंट यशवंत मंगल को डायरेक्ट कैसे आएगा यार? या तो यशवंत मंगल अपने खुद की वेबसाइट पे ऐसा कोई पूरा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले कि जो आप पेमेंट करो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ रहा है सर। हाँ है ना भाई? सर वो होता है पेमेंट गेटवे, कि मेरा खुद का पेमेंट गेटवे है साहब। सेकंड होता है क्या? पेमेंट एग्रीगेटर। मैंने सर ये सीसी एवेन्यू, रेजर पे वगैरह से बात कर लिया, इन्होंने मेरे को बोल दिया कि साहब हमारे पास पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, कस्टमर कोई भी पेमेंट करना चाहेगा साहब वो हम उससे ले लेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे सर पूरा पेमेंट गेटवे सेटअप करना बहुत आपका इंफ्रा कॉस्ट लग जाएगा, बहुत टेक्नोलॉजी कॉस्ट लग जाएगा। वो कॉस्ट हमने ऑलरेडी इंकर करी हुई है। वो हम आपको एक लिंक दे देंगे, जिससे क्या होगा, जो भी कस्टमर आपको पेमेंट करना चाहेगा वो पहले हमारे अकाउंट में आएगा, और T+1 T+2 होता है ना सर, ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ उसके नेक्स्ट डे या उसके 2 दिन बाद पेमेंट आपके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे इस पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपना कमीशन काटने के बाद। हाँ है ना भाई? तो ये लोग होते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो सर अब समझने की कोशिश करना, आप लोगों ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी कार्ड से अगर पेमेंट किया, जैसे आपने कोई बुक परचेज किया, कोई लेक्चर परचेज किया जो था ₹1000 का, क्लियर? ये पेमेंट जो आपने किया वो पहले जाएगा कहां? सीसी एवेन्यू के पास। सीसी एवेन्यू क्या करेगा? मान लो मेरा और सीसी एवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट है T+1 डे का, हाँ है ना? T+1 मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है +1 डे में वो मेरा अकाउंट सेटलमेंट करके मेरे फंड्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा अपना कमीशन काटने के बाद। अब साहब वो क्या करेगा? 998 रुपीज, सपोज 998 रुपीज उसने क्या किया सर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 2 दिन बाद बेटा, तो ₹2 उसका क्या हो गया बेटा? कमीशन फी। हाँ है ना भाई? ₹2 क्या है? चलो अच्छे से लिख देता हूं, या आप ऐसा और समझे, थोड़ा सा फिगर बढ़ा देता हूं मैं। 980 रुपये ट्रांसफर किया उसने, ₹20 क्या है उसका बेटा? कमीशन। ओके, तो सर क्वेश्चन आता है क्या, आपने और मैंने पढ़ा हुआ है कि अगर अमाउंट ऑफ सेटलमेंट इज अप टू ₹2000 इन अ ट्रांजेक्शन, ₹2000 तक का ट्रांजेक्शन अगर होता है तो एक्वायरिंग बैंक ने जो भी चार्जेस आपसे लिए उन चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगता।
सर ये 20 रुपए जो है इस कमीशन के अमाउंट पे, ये सर्विस फी के अमाउंट पे जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। ये आपने और मैंने मेगा एग्जम्प्शन लिस्ट में पढ़ा हुआ है। तो ये सर्कुलर बोलता है कि ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स जो आपसे सर T+1 या T+2 ट्रांजेक्शन डेट में आपका जो अकाउंट सेटलमेंट करते हैं उसके लिए जो इन्होंने कमीशन फॉर एग्जांपल चार्ज किया है, क्या ये एग्जम्पशन उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है या केवल बैंक के लिए एप्लीकेबल होता है? तो सर ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि एक्वायरिंग बैंक की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। एक्वायरिंग बैंक की डेफिनेशन में एनी अदर पर्सन भी लिखा है बेटा, और उसमें ये लोग पेमेंट एग्रीगेटर्स भी कवर होते हैं। और इसलिए अगर 2000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन हुआ तो ऐसे केस में उनका जो कमीशन फी होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया। एक बार पढ़ लेते बेटा हम लोग। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। पढ़िए, द अफोरसेड एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू एक्वायरिंग बैंक। पहले मेन हेडिंग पढ़िए सर। क्लेरिफिकेशन on whether GST exemption is available to payment aggregators in relation to settlement of an amount up to rupees 2000 in a single transaction transacted through credit card, debit card, charge card or other payment card services। उसके लिए सर्कुलर इशू हुआ, सर्कुलर नंबर 245 dated 28th of January 2025। Sir, the aforesaid exemption is available for acquiring banks, and acquiring bank means any banking means any banking company, financial institution including NBFC or any other person who makes the payment to any person who accepts such card। सर जैसे दुकानदार शोरूम वाला जो है ymconcept.com आपका पेमेंट एक्सेप्ट करता है थ्रू सच कार्ड, हाँ है ना भाई सर। और मेरा पेमेंट पहले क्या आ रहा है, रेजर पे में आ रहा है बेटा, या सीसी एवेन्यू में आ रहा है, और फिर वो मेरे को पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा। तो ऐसे केस में वो एनी अदर पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है, और एनी अदर पर्सन की कैटेगरी में अगर आया है तो ऐसे केस में सर वो भी एक्वायरिंग बैंक की डेफिनेशन में आ गया। और अगर 2000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन अगर है तो उसके लिए जो सर्विस फी उसने चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? देख लीजिए, द पेमेंट एग्रीगेटर्स रिसीव पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स इन एन एस्क्रो अकाउंट। जो आपने 1000 रुपए की बुक परचेज किया है, लेक्चर परचेज किया, वो उसके एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे। एंड आर ऑब्लिगेटेड टू डू द फाइनल सेटलमेंट विद द मर्चेंट, मतलब वाइम कॉन्सेप्ट्स, विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। ठीक है साहब। देयरफॉर द आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स इन्वॉल्व्ड इन अ सेटलमेंट प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द मर्चेंट, ठीक है साहब, आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ एनी अदर पर्सन हु मेक द पेमेंट टू एनी पर्सन हु एक्सेप्ट सच कार्ड। आप लोग मेरे को पेमेंट करेंगे सर, मतलब रेजर पे मेरे को पेमेंट करेगा, तो सर रेजर पे एग्रीगेटर के रेजर पे जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो एक्वायरिंग बैंक की डेफिनेशन में आता है, एंड हेंस फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ एक्वायरिंग बैंक। इसलिए पहले पढ़िए, thus GST exemption is available to RBI regulated payment aggregators in relation to settlement of an amount up to rupees 2000 in a single transaction transacted through credit card, debit card or charge card or any other payment card, as payment aggregators fall within the definition of acquiring bank, and it is also clarified that this exemption is limited to payment settlement function only, which involves handling of money। हाँ है ना, आप मनी हैंडलिंग कर रहे हो, उसके लिए जो आपने जो चार्जेस कट किए, कमीशन चार्ज किया, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, एंड डज नॉट कवर पेमेंट गेटवे सर्विसेज। अब पेमेंट गेटवे सर्विस क्या होती है ये देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना सर, ymconcept.com क्या कर रहा है, उसने अपना खुद का पेमेंट गेटवे बनवा दिया साहब। तो पूरा इंफ्रा टेक्नोलॉजी का सर अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे डेवलप कर दिया है, तो जब कस्टमर पेमेंट करेगा बीच में ये कोई मीडिएटर है ही नहीं, आप पेमेंट करेंगे और डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आएगा, आप पेमेंट करेंगे और डायरेक्ट मेरे अकाउंट में अगर आ रहा है, और ऐसा अगर काम है तो सर ऐसे केस में मेरे पास क्या है, खुद का पेमेंट गेटवे है। तो जिसने पेमेंट गेटवे डेवलप किया होगा उसने चार्जेस लिए होंगे, उस पर जीएसटी लगेगा ना यार, क्योंकि वहां पे कोई एक्वायरिंग बैंक का रोल ही नहीं रहा। पढ़ो फर्दर, द RBI's guideline clearly distinguish between payment aggregators and payment gateways. Payment aggregators are defined as entities who receive payments from the customer, जैसे रेजर पे, सीसी एवेन्यू, कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं, उसका पूल करते हैं, एंड फिर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ट्रांसफर देम ऑन टू दी मर्चेंट्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मेरे को वापस ट्रांसफर कर देते बेटा, आप लोगों से पेमेंट लेंगे, अपने 1-2 दिन रखेंगे, फिर मेरे को ट्रांसफर कर देंगे। ऑन द अदर एंड, payment gateways are defined as entities that provide technology infra to route and facilitate
प्रोसेसिंग ऑफ एन ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन विदाउट इन एनी इन्वॉल्वमेंट इन दी हैंडलिंग ऑफ फंड्स। ऐसा टेक्नोलॉजी इंफ्रा डेवलप करेंगे कि डायरेक्ट कस्टमर पे करेगा, कोई रेजर पे के पास नहीं जाएगा, कोई सीसी एवेन्यू के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट पेमेंट मेरे अकाउंट में आएगा। तो वो टेक्नोलॉजी अगर इंफ्रा मैंने प्लेटफॉर्म डेवलप कराया है किसी से, तो वो होता है पेमेंट गेटवे। और पेमेंट गेटवे वालों ने कोई चार्ज लिए तो उस पर जीएसटी लगेगा सर, क्योंकि दे आर नॉट रिसीविंग एनी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर फ्रॉम द कस्टमर। बेटा हाँ है ना भाई, ऐसा नहीं है कि पेमेंट 2 दिन उनके अकाउंट में रहेगा फिर मेरे को ट्रांसफर करेंगे। पेमेंट गेटवे में ऐसा नहीं होता है बेटा, इसलिए पेमेंट गेटवे सर्विसेज यहाँ कवर नहीं होती, उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर, डन। आइए बच्चों नेक्स्ट सर्कुलर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या लोकल अथॉरिटी के डेफिनेशन में आती है कि नहीं आती? दिस इज द क्वेश्चन। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती है कि नहीं आती? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। अब सर लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन को आपको एक बार रेफर करना पड़ेगा। अच्छा ये रेफर क्यों कर रहे हैं, एक बार यह देख लीजिए कारण। एज पर सीरियल नंबर 5 of the reverse charge mechanism notification, services supplied by a local authority to a business entity are covered under RCM basis। याद है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ने अगर सर्विसेज दी किसको? बिजनेस एंटिटी को, तो टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब डीडीए ने सर्विसेज दी बिजनेस एंटिटी को, तो क्या वहां रिवर्स चार्ज लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज में खुद डीडीए लायबल है? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो देखना पड़ेगा क्या डीडीए लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आता है क्या? आंसर इज नो, वो लोकल अथॉरिटी नहीं है, कोई म्युनिसिपल फंड वगैरह मैनेज नहीं करता है वो। इसलिए पढ़ो, एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 69 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, एन अथॉरिटी विच इज सिमिलर टू द इलेक्टेड सेल्फ गवर्निंग बॉडी such as municipal committee and which is entrusted with the control and management of the municipal or local fund can be termed as local authority। बेटा जो म्युनिसिपल या लोकल फंड को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, इलेक्टेड सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, उसको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी बेटा। बट इट इज सीन दैट डीडीए डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 69 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। thus दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी अंडर जीएसटी लॉ, और लोकल अथॉरिटी के प्रोविजंस यहां अप्लाई नहीं होंगे। अब डीडी ने कोई सर्विसेज दी किसी और पर्सन को, तो ऐसे केस में नॉर्मल जीएसटी के प्रोविजन लगेंगे, यहां पे कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा ऑन दी बिजनेस एंटिटी बेटा। ओके डन, कोई खास बात नहीं सर। आइए बच्चों, क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9C। सर ध्यान से देखना, लास्ट सर्कुलर है बच्चों, मालिक मजा आने वाला आपको। सर फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9C क्या है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। याद करो सर, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है कितना? 5 CR, उनको अलोंग विद द एनुअल रिटर्न सर सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9C। अब किसी एसएससी पर जिस पर जीएसटीआर 9C की एप्लीकेबिलिटी आती है, उसने क्या किया भाई साहब? जीएसटीआर 9 तो फाइल कर दिया बट 9C फाइल नहीं किया, तो क्वेश्चन अराइज हुआ क्या ऐसे केस में लेट फाइलिंग फी लगेगा या नहीं लगेगा? तो क्वेश्चन क्या है सर, लेट फाइलिंग फी का है। तो आप मुझे बताओ, जिन पे जीएसटीआर 9C फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने अगर जीएसटीआर 9C फाइल नहीं किया, मतलब जीएसटीआर 9C किसके साथ फाइल करना होता है? अलोंग विद द एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9C इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द पीपल, बाय द पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द 9C। तो अगर उन्होंने जीएसटीआर 9 फाइल कर दिया पर 9C फाइल नहीं किया, तो ये मानेंगे उन्होंने 9 फाइल ही नहीं किया सर, है ना सर? अगर आपने फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9 फाइल कर दिया पर 9C फाइल करना था आपको और फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में मान लेंगे आपने जीएसटीआर 9 फाइल किया ही नहीं, और ऐसे केस में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 9 उसके नेक्स्ट डे से जब आप जीएसटीआर 9C फाइल करेंगे सर अलोंग विद जीएसटीआर 9, हाँ है ना भाई, तब तक का क्या पे करना पड़ेगा? लेट फाइलिंग फी पे करना पड़ेगा, जो एनुअल रिटर्न लेट फाइल करने की जो लेट फाइलिंग फी होती वो। हाँ सर, जीएसटीआर 9 की लेट फी अलग नहीं है, 9C की अलग लेट फी नहीं है सर। जीएसटीआर 9 की जो लेट फाइलिंग फी है वही फी यहां अप्लाई होगी सर, सेपरेट फी नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए लेट फाइलिंग फी मान लो, तो 100 रुपए जीएसटीआर 9 का, 100 रुपए जीएसटीआर 9C का, ऐसा नहीं बेटा, 100 रुपए लगेगा। हम ये मानेंगे आपने जीएसटीआर 9 फाइल ही नहीं किया, ओके, और जीएसटीआर 9 का जो लेट फाइलिंग फी है वो लगेगा बेटा, सिंपल, दैट्स इट। पढ़ लीजिए बेटा। इशू whether late fee under section number 47 of the CGST Act will be leviable where reconciliation statement in form of GST 9C is not furnished
by the registered person along with the annual return in form number GSTR 9 but is filed subsequently beyond the due date of furnishing the annual return। तो ऐसे केस में क्या करने का? तो सिंपल क्लेरिफिकेशन क्या है बेटा, सर आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया है और GSTR 9C फाइल नहीं किया तो ये मानेंगे एनुअल रिटर्न ही फाइल नहीं किया, हाँ है ना। और जब आप GSTR 9C फाइल कर देंगे तब मानेंगे एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है और उस दिन तक का आपको लेट फी पे करना पड़ेगा। दैट्स इट, पढ़ लो। In cases where the reconciliation statement in form number GSTR 9C is required to be furnished along with the annual return in form number GSTR 9, the furnishing of the annual return under section number 44 of the CGST Act may not be said to be complete। ये मानेंगे 9 ही फाइल नहीं किया आपने, unless both return in form number GSTR 9 and reconciliation statement in form number GSTR 9C are furnished। If only return in form number GSTR 9 is furnished and reconciliation statement in 9C is required but not furnished, annual return cannot be said to have been furnished and hence the late fee shall be payable for the period from the due date of furnishing of the said annual return up to the date of furnishing of the complete annual return। हाँ है ना भाई, ड्यू डेट से लेकर जब आप कंप्लीट एनुअल रिटर्न फाइल कर देंगे दैट इज GSTR 9 एज वेल एज 9C, आपको लेट फी पे करना पड़ेगा। अच्छा, फर्दर ये क्लेरिफाई किया है कि डबल लेट फी नहीं है, 9 का अलग लेट फी 9C का अलग लेट फी, ऐसा नहीं है सर, जो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट लेट फी इज नॉट सेपरेटली लेवेबल फॉर डिलेड फर्निशिंग ऑफ फॉर्म नंबर GSTR 9 एंड डिलेड फर्निशिंग ऑफ फॉर्म नंबर GSTR 9C but has to be calculated for the period from the due date of furnishing of the annual return till the date of furnishing of the complete annual return, that is both form number GSTR 9 and 9C, where form number GSTR 9C is also required to be furnished। इसी के साथ भारत माता की जय। और यही मैंने चार्ट फॉर्म में आपको सिंपल छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है बेटा। क्लियर, डन सर। इसी के साथ सर ये सर्कुलर्स भी खत्म होते हैं अब। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। बच्चों सर ध्यान रखिएगा, एक बार आपको कोई भी कंटेंट पढ़ना तो उसको पूरा पढ़िए, फिर रिवीजन के लिए चार्ट बुक रेफर करिए बेटा, हाँ है ना भाई। एंड सर दिस चार्ट बुक विल डू मैजिक्स। पता है क्यों? क्योंकि सर जब टॉपिक आप पढ़ लेते हो फिर टॉपिक पढ़ने के बाद या कोई चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगता है क्या सर हमने पढ़ तो लिया पर पता नहीं याद है कि नहीं है, क्योंकि वहां चीजें कंट्रोल में नहीं होती सर, इतना वास्ट आपका सिलेबस होता है। इसलिए इंडायरेक्ट टेक्स्ट को पूरा आपके कंट्रोल में लाने के लिए मैंने समरी बुक भी बना रखा है एंड चार्ट बुक भी बना रखा है। ये चार्ट बुक आप इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, उस चैप्टर के बाद उस चार्ट बुक को यूज करिए, उस चैप्टर का आप रिवीजन चार्ट से पूरा कर लीजिए। उससे क्या होगा, इतना क्विक आपका रिवीजन होगा कि मजा आपको आएगा और पूरा सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सर लगभग 2, 3, 4 पेज के अंदर पूरा चैप्टर का चैप्टर, बड़ा से बड़ा चैप्टर कवर, कोई चैप्टर तो एक पेज में कवर, आधे पेज में कवर है सर। तो इतना आपका इफेक्टिव रिवीजन होगा और कंट्रोलिंग में आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर। एंड जब आप अपना पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देते हो फिर अदर सब्जेक्ट पे जाते हो, उस टाइम पे भी क्या होता है, हमेशा लगता है कि हम तो वो भूल गए, पुराना सब्जेक्ट जो पढ़ा हो तो याद ही नहीं कुछ। ये मेंटलिटी होती है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। जैसे जैसे एग्जाम करीब आते हैं वैसे वैसे हमारा एग्जामिनेशन प्रेशर की वजह से ऐसा मेंटलिटी बनता है, तो वहां चार्ट बुक आपका बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी सर। एंड सर आई होप ये सारे टॉपिक, सारे सर्कुलर आपको अच्छे से समझ में आए, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े। पहले ट्रांजैक्शन को डिफाइन करे और फिर जीएसटी को प्रोविजन को अप्लाई करें, क्योंकि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन बच्चों। आई होप पूरा सब्जेक्ट आपको सर एक एक कॉन्सेप्ट हमने ट्रांजैक्शन बेस्ड पढ़ा है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट इन डेप्थ क्लियर हुआ और माहौल जबरदस्त शानदार बना। एंड सर अगर लेक्चर मजा आ गया हो तो सर, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सरकार एक लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर तो बनता ही है बेटा। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। दुआओं में जरूर याद रखिएगा, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, और हाँ बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर हाँ ये हर एक चीज पॉसिबल तभी होगी जब उसको पॉसिबल बनाने के लिए आप तैयार है और उसकी जितनी तैयारी भी कर रहे हैं आप। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, बाय बाय।